अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस। तो पिछला वीडियो हमने ट्रिगोनोमेट्री पर ऑलरेडी डिस्कशन किया था, तो अब नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। पहले हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए। तो आज हम करने वाले डिफरेंशिएशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम फील लेते हैं कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है। उससे पहले एक बात देखो, सबसे पहले ये हमारे एक ट्री है, एक छोटा सा ट्री है। अभी इसका हाइट है h1। 10 साल बाद ये बन गया इतना सा, h2 हो गया है इसका हाइट। तो यानी अगर कोई पूछे कि कितना लंबा हो गया तो हम बोलेंगे डेल्टा एच। डेल्टा का मतलब जानते होंगे, डेल्टा का मतलब चेंज। तो चेंज इन हाइट ये हुआ h2 माइनस h1, यानी नोटिसेबल चेंज है, यानी अच्छा खासा चेंज होगा क्योंकि 10 साल की बात है। जबकि अगर वही पूछे कि ये वाला बंदा एक दिन बाद कितना हाइट हुआ, h3 हो गया। 10 साल का चेंज। अब उस जो ये वाला जो ट्री है इसका अब एक दिन बाद ये फॉर्म है, तो ये हाइट h3 है। अब कोई पूछे कितना चेंज हुआ इस एक दिन के अंदर, तो डेल्टा एच डैश इट इज h3 माइनस h2। अब ध्यान से देखिए कि h3 माइनस h2 इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। इसका जो वैल्यू होगा वो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि एक दिन में एक ट्री कितना ही बढ़ेगा। अगर हम ओवरऑल h2 माइनस h1 से कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में जो ये वाला है वो काफ़ी छोटा है। इनफैक्ट कंपेयर ना भी करेंगे तो भी एक दिन में ट्री काफ़ी छोटा है, यानी ये जो वैल्यू है इट टेंड्स टू ज़ीरो। इसको हम कहते हैं टेंस टू ज़ीरो, यानी कि लगभग ज़ीरो है, यानी लगभग कुछ भी नहीं बढ़ा। लेकिन बढ़ा है थोड़ा सा, डेफिनेटली बढ़ेगा एक दिन में, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं है। वो टेंस टू ज़ीरो। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टेंस टू। तो इसका मतलब है लगभग ज़ीरो के आसपास है, मतलब ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज़ीरो एग्जैक्टली नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब जब ऐसा सिचुएशन है कि जो चेंज है, ये जो चेंज है वो इतना है, यानी कि बहुत छोटा है, इसको हम कहते हैं, जब टेंस टू ज़ीरो है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी बहुत 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 छोटा है। इतना छोटा है इसलिए इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कहते हैं इसको। तो ऐसे सिचुएशन में अब दोबारा से हम डेल्टा नहीं यूज़ करते। ये जो डेल्टा एच डैश हमने लिखा ना, डेल्टा एच डैश, इसको हम अब लिखते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इसको कन्वर्ट कर देते हैं डी एच में। क्योंकि डेल्टा एच डैश कब करेंगे इसको कन्वर्ट, जब ये टेंड्स टू ज़ीरो है, यानी ज़ीरो के करीब है, बहुत छोटा होता है, तब डेल्टा को हम डी बना देते हैं। डेल्टा को डी, यानी बड़ा चेंज तो डेल्टा और छोटा चेंज तो डी बना देंगे उसको। तो इतना समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स होता क्या। यही अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हमें फिजिक्स में डी वाई बाई डी एक्स ही करना है, मतलब जो भी है डी बाई डी करना है, किसी के रेस्पेक्ट में किसी को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका क्या मतलब होता है, पहले वो समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन मान ली y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसको ऐसे पढ़ता है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या, यानी x का हमने कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा। जैसे एग्जाम्पल के अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा। 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा। तो ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू। तो x को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है इसका मतलब कि x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं और उस पर डिपेंड करता है y का वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो आई होप आपको फंक्शन का मतलब समझ में आया। अब ज़रा बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स पर। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ते कैसे हैं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन नीचे के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों और क्या है इसका मतलब। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअली में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका मतलब है और क्या उसका यूज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं एक कार लेकर के। यानी आप एक कार पे बैठे और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस तय करने वाले हैं, यानी ए से बी आप जाने वाले हैं। तो ये 50 किलोमीटर का हमारे पास डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर का सफ़र है, आपको ये तय करना है। तो सबसे पहले आप एक बात मुझे बताइए कि
अगर आपने ए पॉइंट पर 60 किलोमीटर पर आवर पे अगर आपने अपना कार चालू किया तो क्या हर एक पॉइंट पर 60 किलोमीटर से ही चलेंगे? क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि कई बार आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, तो कहीं खाली जगह होगा तो फिर आप उसको फिर से स्पीड अप और ज़्यादा कर देंगे। तो डेफिनेटली ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है, यानी कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं होने वाला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेटली एक स्पीड से आप लगातार नहीं चल सकते, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा ऐसे ही आप चलते होंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो ये है एवरेज स्पीड जो अभी तक पढ़ते आए होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए ये तय करने में आपको टाइम 1 घंटे का लगा, तो क्या है एवरेज स्पीड? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डेल्टा एस कितना है? 50 किलोमीटर, और आपका टाइम कितना है? 1 घंटा। तो 50 किलोमीटर पर आवर है आपका एवरेज स्पीड। अब ध्यान से इस वर्ड को मतलब फोकस करो, एवरेज है, ये कोई इंस्टेंटेनियस नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि अगर हमने यहाँ पे बात की तो 50 किलोमीटर पर आवर होगा, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर बताया तो ये 50 किलोमीटर नहीं, ऐसा नहीं है। ये मोटा मोटा है कि अगर हमने बात की कि अगर ये बंदा 50 किलोमीटर चल रहा है तो उसको लगभग 1 घंटे या फिर 1 घंटे में अगर ये गाड़ी चला रहा है तो लगभग 50 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। ये है एवरेज स्पीड का मतलब। क्या है इसका मतलब? अच्छे से फील काइनेमेटिक्स मिलेंगे, अभी बस इतना समझना है कि एक्चुअल डेटा नहीं है, ये एक रफ डेटा है कि 1 घंटे में इतना चल सकता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर एक पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ज़रा इस पॉइंट सी पर क्या वेलोसिटी होने वाला है, इस पॉइंट सी पर इसका क्या स्पीड रहेगा, ये वाला पॉइंट पर 50 किलोमीटर पर आवर हरगिज़ नहीं बोलना। अगर आपने यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर बोल दिया फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर आप बच्चे नहीं हैं, आप 11th में आ चुके हैं। तो 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होने वाला है। तो क्या करेंगे? तो वो अब काम आएगा हमारा डिफरेंशिएशन का। तो हमारे पास हमने जो एवरेज निकाला वो कैसे निकाला? वही तो निकाला, एक लंबा सा डेल्टा एस और एक लंबा सा डेल्टा टी। लंबा मतलब बहुत बड़ा चेंज लिया। जितना बड़ा लेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास डिफेक्ट आएगा, एरर आएगा। हमने एकदम 50 किलोमीटर का ले लिया तो ऑब्वियसली एक रफ आया हमने पास। तो हमें क्या करना है? हमें जितना हो सकता है उतना छोटा करना है, इस गैप को, इस डेल्टा को उतना छोटा करना है। पहले तो डेल्टा टी की बात करते तो हमें टाइम को इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि डेल्टा टी बन जाए डी टी, है ना? क्योंकि जितना बड़ा टाइम लेंगे उतने में गड़बड़ी आएंगी, है ना? अगर हम 1 घंटे की बात करें तो उसमें एक बार बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। लेकिन अगर हम 0.00000001 सेकेंड की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा इस टाइम इंटरवल के अंदर। तो वही हम लेने वाले हैं। तो सी के जस्ट इधर, इस पॉइंट पर जस्ट इधर, जबकि ये दोनों के बीच में डेल्टा टी मान लो 0.000001 सेकेंड है ना, आवर। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, यूनिट जो भी हो। तो 0.0 यानी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एक बहुत बड़ा वैल्यू जिसमें इतना ज़्यादा एरर आ रहे हैं। हमने एक छोटा सा गैप ले लिया कि बंदा यहाँ पर था सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट यहाँ पर इसने ट्रेवल कर लिया इतने सेकेंड में। अब इतने सेकंड में तो डेल्टा टी कितना आ गया? डेल्टा टी हमने मान लिया कि 0.000001, 5 जीरो है, ठीक है। तो इतने में हमने देख लिया कि इस बंदे ने कितना ट्रेवल कर लिया। अब ध्यान से, ये डेल्टा टी अब नहीं रहेगा, अब ये बहुत छोटा हो चुका है तो डी टी बोलेंगे। अब ये डी टी टाइम में इतना छोटा टाइम है तो टाइम डिस्टेंस भी तो इतना छोटा होगा, डिस्टेंस भी तो इतना ही होगा, इतना ही छोटा डिस्टेंस होगा। ये मैं दिखा रहा हूँ इतना बड़ा, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत छोटा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो इतने में मान लीजिए ये ट्रैवल कर लिया 0.0000004 मीटर्स। मान लीजिए इसने इतने टाइम इंटरवल में इतना ट्रैवल कर लिया। तो इतना छोटा हमने ले लिया कि इसको हम छोटा करते गए अल्टीमेटली इसको ds/dt के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। यानी कि क्या हो गया भाई? यह है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी इंस्टेंट पर अगर हमें स्पीड चाहिए तो हमें क्या करना है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इसको छोटा करते जाएंगे और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ds/dt। ये नहीं लिखना है हमें, ds/dt। तो आई होप आपको फील आ गया होगा कि क्या करना है। इतना बड़े में हमने किया तो एरर आ रहा है ए से बी 50 किलोमीटर, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट इस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए तो हमें जस्ट उस पॉइंट पर, उसके जस्ट बगल वाले पॉइंट में जिसके बीच में गैप बहुत छोटा हो, तो उस टाइम पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ उतना काम चल जाएगा अपना, ठीक है। इतना नहीं कि 50 किलोमीटर आवर है आपका आंसर आ रहा है और ये आप एक्चुअली में वहाँ पर 0 में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा सा ही पॉइंट का अंतर आएगा, लेकिन हमारे लिए वही एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है।
तो क्या होगा इसका आंसर, तो बताइए। इंस्टेंटेनियस स्पीड डी एस बाई डी टी। अब डी एस का वैल्यू कितना है, ये है 0.0000004 मीटर्स, और सेकेंड तब टाइम डी टी क्या है 0.0000001 सेकेंड। तो आंसर है 4 मीटर्स पर सेकेंड। यानी इतना स्लो डाउन कर गए आप, इतना स्लो डाउन कर गए 50 किलोमीटर पर आवर, और ये 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो डेफिनेटली 50 किलोमीटर पर आवर तो ये है नहीं, आपने इसको स्लो डाउन किया है, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर। तो ऑब्वियसली डेटा तो ये थोड़ी ना गिवन होगा कि इतना है इतना है, तो बच्चे भी कर लेंगे भाई, इसको डिवाइड करना है। इक्वेशन गिवन होंगे, उसको कैसे करना है वो फील आना चाहिए यहाँ पर कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का क्या काम है और क्या है उसका मतलब। इसका मतलब ये मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ अगर डी एस बाई डी टी है, इसका मतलब कि हमने डी टी को, मतलब वही मतलब तो वही डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जैसा ही है कि इतने टाइम में कितना ट्रेवल कर पा रहे हैं, वही इसका स्पीड है। अब बस इसको हमने बहुत छोटा कर दिया है कि इतने छोटा सा टाइम इंटरवल में कितना ट्रेवल कर पा रहे हैं, वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे वही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लेते हैं, तो मान लो कि ये है और इसको dy बाई डी एक्स हमें निकालना है ना। इसका dy बाई डी एक्स पूछा है, ये हमारा एग्जाम्पल है। कैसे सॉल्व करना है, नहीं ऐसे सॉल्व पेपर में नहीं करना, हम बस ऐसे बता रहे हैं कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मान ले y डी से चेंज हुआ और x डी एक्स से चेंज हुआ ना, ये हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब y प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको और फर्दर सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हो गया ख़त्म, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये रहा डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ डी एक्स ये कितना बड़ा वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है बड़ा वैल्यू है क्या, कितना ज़्यादा छोटा वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आता है ना, जैसे 0.01 0.00001, मतलब 0 और 1 के बीच में वैल्यू है ये। तो ऐसे वैल्यूज़ को अब जब भी इसका स्क्वायर करोगे, ट्रिपल करोगे, 4 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली ये और घट जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर ट्रिपल 4 जो भी करोगे, पावर में जितना भी करोगे वो और ज़्यादा घट जाएगा। जैसे 0.1 है, इसका स्क्वायर कर दो 0.01 और घट गया ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, बढ़ गया। लेकिन वो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो तो वो घट जाता है। तो dx तो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा छोटा वैल्यू है, 0.0000 करके कुछ वैल्यू है, उसका और स्क्वायर कर देंगे तो कितना छोटा हो जाएगा भाई। तो इसको हम 0 मान सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए इसको अपन 0 मान सकते हैं। तो बस हो गया dy बाई डी एक्स, इसको हम इधर ले आए तो ये बन गया 2x, यही है अपना आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। आई होप ये समझ में आया होगा, लेकिन ये आपको पेपर में नहीं करना, ये एक तरीका है कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू आप पेपर में सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना टॉपिक है वो है सारे फार्मूलाज। तो फार्मूलाज में सबसे पहले तो ये याद कर लो कि ये कोई याद ही करना है, इसको रट्टा मारना और कोई तरीका इसमें नहीं है, और अगर ये याद नहीं है तो फिर ख़त्म, भूल जाओ फिजिक्स। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, आंखें बंद करके भी इसको बोलना आना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आसानी से याद किया जा सकता है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये अपना जनरल फॉर्म बता रहे हैं कि इस फॉर्म में अपन सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है तो इसका dy बाई डी एक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश, इसका मतलब ही dy बाई डी एक्स होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, मानी dy बाई डी एक्स। अभी छोड़ो, सिंपल डिफरेंशिएशन है, dy बाई डी एक्स है y डैश का मतलब। तो सबसे पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, कोई कॉन्स्टेंट है 2 3 4 5 जो भी है ऊपर है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपल इसको आगे लाओ और एक माइनस कर दो। तो सबसे पहले n को हमने नीचे निकाला और n से एक माइनस कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स यानी y डैश, तो सबसे पहले 2 है, 2 को सामने लाएंगे और फिर उसको एक माइनस कर देंगे, तो ये हो गया अपना 2x। तो यही है जो अपन ने अभी निकाला था, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो आपको ऐसे निकालना है, ना कि पिछले वाला तरीके से, ऐसे निकालना है आपको। अब कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा ना। जैसे मान लो y का वैल्यू है 5, तो चाहे x कुछ भी हो ना, y तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो dy बाई डी एक्स, ये है x के रेस्पेक्ट में y कैसा चेंज हो रहा है, कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, हो ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट है 5। तो चाहे x 0 हो, 1 हो, 3 हो, कुछ भी हो, y 5 है, तो इसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, 0 है। तो ये है आपका 0। फिर साइन x का होता है कॉस x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x। तो इसमें रिश्ता किसका है, जैसे मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, एक तो भाई भाई का रिश्ता साइन और कोसेक का, है ना, इन्वर्स वाला जो रिश्ता है,
और एक था को फंक्शन वाला रिश्ता साइन का कॉस के साथ। इधर साइन का इधर वाला रिश्ता साइन का कॉस के साथ है, टैन का सेक के साथ है और कॉट का कोसेक के साथ। तो देखो सबसे पहले साइन एक्स तो कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स, इसको नहीं बोलना है माइनस को, फिर टेन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, और फिर कॉट एक्स तो कोसेक स्क्वायर एक्स एक माइनस के साथ। तो देखो मतलब टेन के साथ सेक और कॉट के साथ कोसेक, तो यहाँ पर जैसे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और फिर कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स अगेन एक माइनस। तो याद करना है, बस ये बता दिया कि किसके साथ क्या जाता है, इसको ध्यान रखना है, और फिर याद रखना है माइनस को अच्छे से याद रखना है। फिर लॉन एक्स, लॉन का मतलब तो पता होगा ना, लॉग, लॉग टू दी बेस ई, तो इसको अपन जो कहते हैं इसको लॉन कहते हैं, ठीक है, ये तो पता होगा, चाहे लॉग हो लॉन हो, बेसिकली अपन इसको सिंपली एक ही मानते हैं यहाँ पर। तो ये वाई डैश को क्या मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और ई टू दी पावर एक्स का रहता है ई टू दी पावर एक्स। ये सिंपल सी बात है कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में एक्स है ना, ये थोड़ी ना कि एक्स टू दी पावर ई, इसका क्या होगा, इसका फिर ये तो कांस्टेंट है, तो पहले इसको नीचे लाएंगे, फिर एक्स करेंगे, फिर ई की पावर -1 करेंगे, यानी पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि ये फिर कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये नहीं है, ये ई टू दी पावर एक्स है, ये ई टू दी पावर एक्स, तो फिर इसका रहेगा ई टू दी पावर एक्स है। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, इसको अच्छे से याद रखना है आपको, इन 10 के 10 फार्मूलाज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज थ्योरम्स। सबसे पहला थ्योरम है कांस्टेंट के साथ। अगर कांस्टेंट है के है तो उसको हम सिंपली बाहर निकाल लेंगे, फिर बचा हुआ डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे 7x³ है, ये कांस्टेंट है अपने पास, सिंपल उसको कोई दिला दें, इसको बाहर निकालो, बाकी x³ का करो। पहले क्या करेंगे, 3 को सामने निकालेंगे, पहला फॉर्मूला 3 को सामने, और उससे एक -1 यानी 2 हो गया, तो बस 21x², ये हो गया आंसर। अब एडिशन में है, दो फंक्शन हमारे पास, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में अलग अलग से, इनको अलग से करो, इसको अलग से करो, इसको अलग से करो, फिर दोनों को प्लस माइनस जो भी है उसको कर दो। जैसे यहाँ पर 4x² और 9x है हमारे पास, 4x² और 9x, तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करना है, पहले 4x² को अलग से कर दो, तो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, x² का हो जाएगा 2 को सामने लाया, और x की पावर 2 - 1 यानी 1, फिर प्लस लगा दिया जैसा था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जैसा प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा देते। फिर अगला वाला 9 को बाहर लाया, x की पावर 1 है तो 1 को सामने लाया, और x की पावर 1 - 1 यानी 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब x की पावर 0 यानी कि 1, x की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो ये 9 हो गया, यानी 8x + 9 इज द आंसर। 8x + 9 इज द आंसर। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली समझ में आएगा कि देख के बता दोगे। ये सामने आया तो 8 और ये चला गया, मतलब जो भी एक कम करना है, स्क्वायर है तो 1x हो जाएगा, क्यूब था तो x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9x, तो 9 कांस्टेंट बाहर निकालो, x की पावर 1 है तो अभी 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। x³ था तो डिफरेंस करने के बाद x² रहेगा, x की पावर 5 था तो x² 4 होगा, तो देख के भी आप कर सकते हैं इसे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट रूल। अगर दो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, सबसे पहले एक को पकड़ो, फिर जैसा है वैसे रखो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस लगा के दूसरे वाले को रखो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। जैसे x² sin x, अब इसको नहीं करना है 7 × sin x, ऐसे थोड़ी ना करना है, ये कांस्टेंट है इस बार, लेकिन यहाँ पर ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, x² है, यहाँ पर sin x, दो अलग अलग फंक्शन है, ओके। इसको भी कर सकते हैं, ये भी एक फंक्शन है, जैसे इसको भी करेंगे तो पहले 7 को रखेंगे, फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा, और फिर sin x को रखेंगे और फिर 7 का करेंगे 0, तो ये वैसे भी आ जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंपल करना है कि 7 को बाहर निकालेंगे, साइन का हो जाएगा cos x, बस सिंपल, इतना दिमाग नहीं लगाना है। जब दो फंक्शन अलग से दिख रहे हैं साफ साफ, तो ये भी एक तो फंक्शन है y = 7, तो इसको 7 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन उसमें नहीं से सोचना, जहाँ पर x दिखेगा सीधा साधा फंक्शन है तो वहाँ पर लगाना है हमें। तो सबसे पहले एक को रखेंगे जैसा कि जैसा है, तो x² पे sin x को कर देंगे तो cos x, और फिर फिर दूसरे वाले को बैठाओ sin x, और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 को सामने लाएंगे और फिर 2 - 1 x, तो ये हो गया आंसर, है ना। तो एक को जैसा है वैसे रखना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस करके दूसरे को जैसा है वैसे रखना है, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगला रूल है हमारे पास क्वोशिएंट रूल, यानी डिवीजन वाला। तो अगर y जो है वो f(x/gx) यानी एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर मैंने कलर कोडिंग कर दिया, तो ध्यान से कलर कोडिंग को यहाँ पर देखना है कि नीचे वाला जो है सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे नीचे ही, फिर उसी को ऊपर में बैठाएंगे जैसा है वैसा, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद एक माइनस, फिर पहले वाले को बैठाएंगे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो खास करके देखना है, यहाँ पर कलर कोडिंग से याद करना है। सब फिर से बताता हूँ, जो नीचे है उसको नीचे स्क्वायर करना है, फिर उसी को ऊपर पहले बैठाना है, और फिर यहाँ पर माइनस का चक्कर है, जबकि प्रोडक्ट रूल में कोई माइनस का चक्कर नहीं है, तो उसमें दिक्कत नहीं है कि पहले किसको करना है, उसमें दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, पहले जो नीचे है उसी को पहले करना है, फिर दूसरे को, मतलब पहले बैठाना है, सिंपल डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले उसको बैठाना है और पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले को।
यानी ऊपर वाले को, और फिर माइनस बैठाना है, माइनस, ध्यान से, माइनस माइनस, ठीक है। और फिर जो पहला ऊपर वाला था उसको बैठाओ और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको करना है, सबसे नीचे एक्स स्क्वायर है उसको कर दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, फिर उसी को सबसे पहले ऊपर बैठाओ और साइन एक्स का कर दो तो कॉस एक्स हो जाएगा। फिर बैठाओ माइनस, अब को साइन एक्स को बैठाओ जैसा कहे वैसा, और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 2x। ये तो आता है अब एक्स स्क्वायर, तो पहले 2 को नीचे लाओ और x को 2 - 1 यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चेन रूल। चेन रूल कब अप्लाई करना है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। यानी कि जैसे दो एग्जांपल से समझता है, अगर ये है लॉन एक्स और साइन एक्स, तो ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। जैसे जितने भी अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया सब एक्स है, एक्स यानी वेरिएबल है, एक्स हो वाई है, मतलब जो भी जेड है टी है, लेकिन कोई उसके अंदर दोबारा फंक्शन नहीं हो, एक वेरिएबल है, कोई फंक्शन नहीं है, तो इसमें सिंपल है। लेकिन अगर उसी के अंदर दोबारा फंक्शन घुसा देंगे, तो जैसे यहाँ पर लॉन एक्स और साइन एक्स है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा दो अलग अलग फंक्शन है हमारे पास, दोनों को अलग से कर देंगे प्रोडक्ट रूल से। तो पहले लॉन एक्स को बैठाओ, किसी को बैठा लो, और कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को बैठा दो, और लॉन एक्स का होता है 1/x। ये हो गया प्रोडक्ट रूल लगाया, क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल। लेकिन वही अगला वाला क्वेश्चन में क्या है? लॉन ऑफ साइन एक्स। अगर क्वेश्चन होता लॉन एक्स तो अपन कर देते 1/x, क्योंकि वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर लॉन के अंदर साइन एक्स है, यानी एक फंक्शन घुसा दिया, एक फंक्शन के अंदर, ये एक फंक्शन, उसके अंदर एक फंक्शन घुसा दिया। तो अब हमें करना है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? कुछ नहीं, बाहर से दरवाजा को खोलते जाओ, बाहर से फंक्शन को खोलते जाओ। यानी सबसे पहले लॉन है तो पहले लॉन को खोलो। लॉन क्या होता है? 1 होता है, तो लॉन साइन एक्स हो जाएगा 1/sin x। फिर दोबारा से जो अंदर था उसको डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाई के साथ, एक मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर उसको दोबारा से करो तो cos x। तो यानी ये हो गया अपना cot x, cos x अपन sin x, cot x हो गया। ऐसे करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो y = sin x³। अब sin x होता तो उसको अपन cos x लिख देते, cos x³ लिख देते, लेकिन cos x³ नहीं लिख सकते क्योंकि ये x³ है, x नहीं है, ये एक फंक्शन है, अंदर एक और फंक्शन है। यानी कि ये इन जो भी है इनको दोनों को मतलब मल्टीपल को आपस में मर्ज कर देंगे। जैसे यहाँ पर साइन एक्स है, साथ में अपन ने पहले वाले को भी मर्ज कर दिया, यानी एक्स नहीं बल्कि एक्स के अंदर x⁴n कर दिया, तो वही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आप पहले जो बाहर है उसको करेंगे, यानी cos of x³, और फिर जो अंदर में है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x²। आई होप चेन रूल समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी कि y जो है ये t का फंक्शन है और एक x जो है वो t का फंक्शन है, एक और दूसरा फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि y का बताओ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो कुछ नहीं करना है, dy/dx हम कैसे लिख सकते हैं? बाई डिवाइडेड बाई t कर दो और इसको लिखो dt/dx, यानी वही लिखना है जो यहाँ पर है, बस हमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना है। तो यहाँ पर dx है तो इसको अपन काट देंगे तो दोबारा से dy/dx हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे करना है। तो जैसे dy/dt हमें पता है, क्या है वो dy/dt? वो है y डैश, है ना, dy/dt ये रहा। तो y = ft, यहाँ से आप सिंपली dy/dt निकाल सकते हैं और फिर इंटू कर देंगे 1/x डैश, क्योंकि ये dt/dx है, यानी 1/dx/dt है ना, 1/dx/dt, तो dx/dt x डैश है तो 1/x डैश, क्योंकि ये dt/dx है, dx/dt नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? dy/dx को ये लिखेंगे dy/dt अपॉन में dx/dt, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यानी कि हो जाएगा y डैश अपॉन x डैश। ऐसे करना। एग्जांपल देखेंगे अभी, पहले दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दो बार डिफरेंशिएट करना है। इसका फॉर्म ऐसे होता है, इसको कहते हैं d2y/dx², d²y/dx² नहीं, पहले d2y/d। बोलने का तरीका तो फिर उसको इज्जत देना पड़ेगा ना भाई। तो d2y/dx², इसका मतलब ये है कि dy/dx है, फिर उसका भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? dy/dx खुद क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, फिर d2y/dx क्या, फिर उसका दोबारा dy/dx का रेट ऑफ चेंज। ये खुद क्या है? y का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन d2y/dx करेंगे तो इसका फर्दर रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम पे अपन एप्लीकेशन अभी देखने वाले हैं। उससे पहले एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। बस इसको d2y/dx² करना है हमें, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं। पहली बार करो तो क्या हो जाएगा? 2 है, इसको 3 को नीचे लाया और x प्लस कर दिया, फिर 5 है, 2 को नीचे लाया, फिर ये -2 2 - 1 तो ये हो गया। एक बार डिफरेंशिएट किया तो आया 6x² + 10x। फिर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा? 6 है, नीचे 2 आया और ये x हो गया, प्लस 10 है, नीचे x⁴1, तो इसका मतलब क्या है? 1x⁴0 यानी 1 है। तो 12x + 10 ये है आपका आंसर, ठीक है।
तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर d3y dx³ कुछ भी हो जाए बस करते जाना है डिफरेंशिएट, एक एक बार करते जाना है। यहाँ पर 2 बार करना है हमें, d2y है तो 2 बार करना है। दैट इज आंसर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चले तो जैसे मान लो एरिया का फॉर्मूला पाई आर कर दो, सर्कल का एरिया। अब पूछा है DA/dr बोलो जब r का वैल्यू 2 मीटर है, कुछ नहीं है। अब ध्यान से फंक्शन को देखना है, यहाँ पर a जो है r का फंक्शन है तभी तो हम DA/dr कर सकते हैं। y जब x का फंक्शन है तभी तो अपन dy/dx कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि y इज अ फंक्शन ऑफ t और फिर हमने dy/dx कर दिया, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। यहाँ पर a r का फंक्शन है तो हम DA/dr कर सकते हैं। कर दो, क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है ना, 3.14 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया। और 2r का क्या मतलब r² का हो जाएगा 2r, तो ये 2πr हो गया। अब r का वैल्यू 2 है तो अपन 2 पॉइंट पर इसका रेट पूछा है, तो 2 जब r का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 4π। दैट्स इट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज चेंजिंग एट अ रेट। रेट का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल है ना सर्कल, तो रेडियस dr विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेट है तो 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी DA/dt पूछा है। क्या पूछा है, DA/dt। कैसे निकालेंगे DA/dt, देखो एरिया सर्कल का क्या होता है, एरिया सर्कल का होता है, सर्कल लिखा हुआ है ना तो πr² होता है। किसका फंक्शन है भाई, रेडियस का फंक्शन है, रेडियस का। तो अगर हमें पूछे DA/dt, क्या हम इसको 2πr लिख सकते क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेडियस थोड़ी ना है, मतलब ये रेडियस का पूछा थोड़ी ना है, रेडियस का फंक्शन है, टाइम का थोड़ी ना है कि टाइम से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। रेडियस का फंक्शन है, रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं। तो ये तो नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, देखो पैरामीट्रिक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें ये चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DA/dr अपॉन DT/dr, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको छोटा आर कर दो, कोई बात नहीं, छोटा आर कर देते इसको, तो dr/dt। तो DA/dr बताओ जरा क्या होता। अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आर के रेस्पेक्ट में तो कर सकते हैं ना, तो 2πr अभी किया है हमने पहले क्वेश्चन में, तो 2πr। और DT/dr है तो DT/dr हो जाएगा 1/2, क्योंकि dr/dt है, हमें DT/dr चाहिए तो 1/2 हो जाएगा 4πr। आर का वैल्यू गिवन है 5 तो हो जाएगा 20π। ये अब कान। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ dy/dx। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब, अपने फिजिक्स में जो अपन ने कार वाला एग्जांपल लिया था तो उससे प्रैक्टिकल समझ, फिजिकली समझ। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, जब भी कोई ग्राफ होगा तो मान लो कि y = x² हमने बताया था, उसका डिफरेंशिएट किया अपन ने, उसका ये ग्राफ है, पैराबोला बना दिया अपन ने, पैराबोला का ग्राफ होता है वो, आपको भी याद रखने की जरूरत उतना नहीं है, बाद में बताएंगे। तो y एक पैराबोला का ग्राफ मान लो, मतलब कुछ भी हो ये इक्वेशन उसका एक ग्राफ तो होगा ना। तो अब ग्राफ में क्या क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का, तो स्लोप है उसका, सीधा साधा मतलब है स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा, ये आपको पता होगा बचपन से कि tan थीटा, स्लोप को tan थीटा कहते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो dy/, अब देखो tan थीटा, जैसे अगर कोई ये अपने पास एक ट्राइंगल, मतलब एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका ये हाइट y है और ये x है। तो अगर ये स्लोप कोई पूछे तो अपन आराम से बोल देंगे कि y/x है इसका स्लोप, स्ट्रेट है ना, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन है। मगर इसको कौन बताएगा, ये तो एक कर्व है, ये तो कर्व है, इसका कैसे बताएंगे। तो किसी एक पॉइंट को पूछे ना तो उस पॉइंट का एक टेंजेंट निकाल दो, ये रहा टेंजेंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से पास करने वाला, ये टेंजेंट होता है तो पता ही होगा। इस टेंजेंट का लगा स्लोप, तो इस टेंजेंट का स्लोप होगा tan थीटा, ये वाला जो थीटा ये कवर कर रहे हैं। तो सिंपल एंगल गिवन होगा तो एंगल निकाल सकते हैं। और अगर कोई इक्वेशन गिवन होगा कि इसका इक्वेशन मान लो y = x² गिवन है तो dy/dx कर देंगे। तो ये है अपना मामला। जैसे यहाँ पर x²/2 है तो ऐसा थोड़ी ना कि ग्राफ में प्लॉट करेंगे फिर थीटा निकालेंगे, ऐसा थोड़ी ना करना है, दोनों तो एक ही आंसर आएगा। तो सीधा अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। स्लोप पूछा है यानी कि tan थीटा पूछा है, tan थीटा मतलब dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 2x/2, आंसर आ जाएगा x। समझ गए। अगला कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना है। तो ये अगर अपन के पास एक ग्राफ है तो इसका ये देख रहे हैं, ऑब्वियसली मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम है, मिनिमा का मतलब मिनिमम है। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला, और ये इसका मिनिमम पॉइंट है, समझ आ रहा है। लेकिन इसको अपन कहते हैं लोकल मैक्सिमा, और इसको कहेंगे लोकल मिनिमा, क्योंकि ग्राफ अपन ने बस इस एरिया में देख रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर कोई इतना बड़ा भी हो जाए। तो अभी अपन बस इतने पार्ट में फोकस करें, तो इसका जो है ये मैक्सिमा, इसका ये मिनिमा, इसको लोकल कहते हैं ना, लोकल। अब स्लोप तो आपको पता होगा ना क्या होता है स्लोप का मतलब, ये स्टीपनेस होता है, स्टीपनेस। तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा, 0। इसका स्लोप इनफाइनाइट है स्लोप, है ना, 90 डिग्री। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, है ना। ये होता है इनफाइनाइट स्लोप, और ये होता है 0 स्लोप, यानी स्टीपनेस बोलते हैं, कितना ज़्यादा स्टीप है। यानी कि ये जो है अगर हम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो स्टीपनेस बढ़ रहा है ना, ये स्टीपनेस बढ़ रहा है। और वही अगर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर
ऐसे 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 करके जीरो कर दिया, तो ये स्टीपनेस घट रहा है, ये स्टीपनेस बढ़ रहा है और ये स्टीपनेस घट रहा है। तो समझ स्टीपनेस तो समझ में आ रहा है। तो बताओ सर मैक्सिमम और मिनिमम पर क्या स्टीपनेस दिख रहा है, स्लोप क्या दिख रहा है, जीरो भाई, जीरो है, एज इट इज़ ये स्ट्रेट लाइन है, जीरो है। तो यानी कि सबसे पहला पॉइंट दोनों पर जो है डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप यानी tan थीटा जीरो होता है दोनों पर, दोनों के लिए, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसको अलग से बात करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अलग अलग से बात करते हैं ज़रा। तो पहले मैक्सिमा की बात कर लेते हैं। तो मान लो मैक्सिमा एक ड्रॉ करें, तो ये होता है मैक्सिमा। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमें पता चल गया कि ये जो है ज़ीरो होता है, चल पता चल गया ये ज़ीरो होता है। अब मैक्सिमा पे सबसे पहले देखो डबल डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है मैक्सिमा। मैक्सिमा पे होता है नेगेटिव, याद रखना मैक्सिमा पे पॉजिटिव नहीं, मैक्सिमा पे नेगेटिव, मिनिमा पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव होता है यानी कि लेस देन जीरो होता है। क्यों भाई, क्यों क्यों होता है ये? तो ज़रा समझना, हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे चलते हैं। चलो इसको थोड़ा और बढ़िया सा बना लेते हैं, कर्व्ड ये बन गया, ठीक है, बढ़िया कर्व बना दिया। तो अब देखो इस वाले पॉइंट पर ये है इसका स्लोप, इस वाले पॉइंट पर ये है, फिर इस वाले पॉइंट पर ये है, फिर इस वाले पॉइंट पर ये है। क्या हो रहा है इसका? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब बताया था? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, डी इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स है स्लोप, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। देखो ज़रा यहाँ पर जो रेट स्लोप है वो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर घट रहा है ना, स्लोप जो है घट रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि स्लोप जो है वो घट रहा है भाई? तो अगर स्लोप घट रहा है तो क्या ये नेगेटिव नहीं होगा? रेट ऑफ, अगर स्लोप घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, अगर कोई चीज़ घट रहा है, जैसे y का वैल्यू 0 से मतलब 4 से मान लो 0 हो गया, तो अगर कोई पूछे कि डेल्टा y बताओ तो नेगेटिव थोड़ी नहीं आएगा क्या? बिल्कुल -4 आएगा ना, 0 -4 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव आएगा। तो कोई चीज़ घट रहा है तो उसका चेंज क्या होगा? नेगेटिव। स्लोप जो है घट रहा है, ये था फिर 0 हो गया, अब एक बढ़िया वाला पॉजिटिव स्लोप था, अब 0 हो गया। फिर यहाँ पर नेगेटिव स्लोप का भी आता है, तो उसको भी दिमाग में लेना, बस इतना समझना है कि यहाँ पर जो है नेगेटिव वाला मामला होगा, ये बढ़ेगा स्लोप, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा तो मतलब घटेगा ना, ये नेगेटिव स्लोप होगा अब, तो उसका वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगा यानी अल्टीमेटली घटेगा। तो ये घटता जा रहा है, तो यानी क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी स्लोप घट रहा है, यानी स्लोप का रेट क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। और वही अगर एक मिनिमा की बात करेंगे तो एक मिनिमा में बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट, इसका हो जाएगा पॉजिटिव, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्यों? ये लो मिनिमा है, ये लो एक मिनिमा। तो ज़रा देखो यहाँ से शुरू करते अपन कहानी को। तो सबसे पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। क्या हो रहा है? ये स्लोप जो है यहाँ पर बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है। ये कैसे बढ़ रहा है? अरे देखो, ये देखो नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है ना। एंगल देखना है, एंगल, अगर स्लोप की बात पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आ रहा तो देखो, ये अगर हमारे पास ये है, तो अगर ये इस एंगल से, इस एक्सिस से देखना है, एक्सिस से, तो एक्सिस से अगर ये एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव है, अगर ये इधर चला गया तो ये नेगेटिव है। समझ पा रहे हो? तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप घट रहा है। नेगेटिव में घटना यानी कि बढ़ना, तो पहले माइनस था, अब 0 हो गया, और फिर अब पॉजिटिव में ये बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो पहले नेगेटिव था, फिर 0 हो गया, फिर ये पॉजिटिव है। तो यानी कि स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। आई होप आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन से इसको और बेहतर करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना होता है। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। आपको अल्टीमेटली ये फील तो मैंने दे दिया, लेकिन ये याद थोड़ी रखना है, इतना याद रखना है बस, डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, और फिर इसके लिए नेगेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसके लिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, बस इतना याद रखना है। तो ये पॉइंट है, हमें पूछा है कि मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ पर है, वैल्यूज़ बताओ, उसके वैल्यू बताओ, और कम से कम अभी बस पॉइंट बता दो कि किस किस पॉइंट पर मिनिमा और मैक्सिमा आएगा। तो सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमा कुछ भी हो जाए, अपना पहला कंडीशन तो इसको 0 करना है, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू है 1, यानी x का वैल्यू 1 है जहाँ पर इसका स्लोप 0 है। अब स्लोप 0 में ये मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना।
तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2y/dx², हम रिवर्स चलेंगे ना, हमने बताया कि मैक्सिमा होता है तो ये नेगेटिव होता है, हम देखेंगे अब उल्टा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो पक्का क्या हो जाएगा, मिनिमा, ये है मिनिमा। तो यानी कि x=1 पर इस फंक्शन का मिनिमा आएगा, यानी इसका अगर कुछ भी ग्राफ हो तो इस पॉइंट पर इसका एक मिनिमा आएगा, x=1 पर इसका एक मिनिमा आएगा, और वो मिनिमम वैल्यू जो होगा, सिंपली पुट कर दो x=1, तो 1² - 2 × 1 + 5, तो 1 - 2 + 5 दैट इज 4, दैट इज द आंसर। तो आई होप समझ में आ गया, इतना ही है डिफरेंशिएशन, आई होप सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में दोबारा देख सकते हो। अगले टॉपिक में मिलेंगे इंटीग्रेशन के।